नमस्कार। आज हम लोग जो दुनिया के विभिन्न देशों से किसानों के आंदोलनों की बात आ रही है कि किसान सिर्फ हिंदुस्तान के आंदोलन नहीं कर रहे थे। यूरोप में भी तमाम किसान, इटली हो, पोलैंड हो, जर्मनी हो, अ, नीदरलैंड्स हो, वहाँ पे भी किसान जो हैं सड़क पर निकल आए हैं और अपनी-अपनी राजधानियों में जाके धरना कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा सब्जेक्ट मैटर हमारा जो आज सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस पे सुनवाई हुई, जिसमें ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर पे एक उत्तर प्रदेश की सीतापुर कोर्ट ने वहाँ के ऑर्डर लगा दिया था 7 दिन की पुलिस रिमांड का उनका, कि बैंगलोर से उनका फ़ोन-वोन लेके आना है। तो उस पे एक 5 दिन का उनको इंटरिम रिलीफ मिला है और एक उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि उसी में जो आपके रोहित रंजन है ज़ी टीवी के, जिन्होंने गलत न्यूज़ चला दी थी राहुल गांधी जी के बारे में। तो वो गलत न्यूज़ क्या थी और क्या रिलीफ उन्हें मिला, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसानों पर आते हैं। आपने देखा देश के विभिन्न भागों से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आए 27 नवंबर 2020 को, और तीनों कृषि कानूनों पे और एमएसपी पे लड़ाई का किसानों ने मन बना लिया था कि ये 3 काले कानून जो सरकार लेके आई है, जिसमें प्राइस एश्योरेंस और मंडी एक्ट था, एक में कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक्ट था और एक में असीमत भंडारण की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में उसको निरस्त कर दिया गया था और जो बाद में वापस ले लिए गए। तो उससे सरकार ने किसानों को कुछ राहत तो दी, बट एमएसपी पे जो मेन कमेटी बननी थी, जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने किसान यूनियन को भेजने थे, वो अभी तक किसान यूनियंस को नहीं भेजे गए। उसके अलावा लखीमपुर में हत्याकांड में जो 4 किसान और एक मीडिया कर्मी मारा गया, उसमें जो इंजर्ड किसान थे, 17 लोगों को इंजर्ड की लिस्ट बनी थी, जिसमें 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना था। वो 10 लाख रुपए मुआवजा भी नहीं दिया गया उन किसानों को। और हरियाणा, पंजाब में लाठीचार्ज करके टोल प्लाजाज पे जिन किसानों को आहत किया गया, करीब 750 किसान तो बॉर्डरों पर शहीद हो गए। उसकी कॉम्पनसेशन और उनके परिवार को नौकरी देने के बारे में सरकार ने आश्वस्त किया था 9 दिसंबर की चिट्ठी में, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के से आई थी एसकेएम को, कि ये सारे केसेस जो हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर लगाए गए आंदोलन के दौरान वो वापस लिए जाएंगे। मृतकों के परिवारों को कॉम्पनसेशन दी जाएगी, 5 लाख रुपए और एक नौकरी हरियाणा में, 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन इंजर्ड को लखीमपुर में। और पंजाब में उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आम आदमी पार्टी से आग्रह करके सेंटर की सरकार वहाँ भी मुआवजा तय कराएगी। हालांकि 3.5 लाख रुपए एक मृतक परिवार को भगवंत मान ने चंडीगढ़ में यूनियन के लोगों को बुला के और वो पैसा कुछ परिवारों में बंटवाया, कुछ परिवारों में भी वो नहीं बंट पाया। तो ये सब आंदोलन के चलते यूक्रेन में वॉर आई। यूक्रेन में जब वॉर आई तो आपने देखा रशिया ने टोटल वहाँ पे उनके बॉर्डर सील कर दिए, जिसकी वजह से जो उनका निर्यात था गेहूं का, खाद्य पदार्थों का और चीज़ों का, वो रुक गया, क्योंकि काफ़ी मात्रा में गेहूं जो है यूरोप में और अमेरिका में वहाँ से भेजी जाती है, और इस बार एक्सपोर्ट ना होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। इंटरनेशनल प्राइसेस जो 2000 रुपये कुंटल के करीब होते थे, वो 2600, 2700, 2800, कहीं कई जगह तो 3000 रुपये कुंटल में भी गेहूं बिका। सरकार द्वारा एक्सपोर्ट अलाउ करने की वजह से बड़े बड़े ट्रेडर्स और जितने भी बड़े व्यापारी थे, उन्होंने किसानों से 1900-2000 रुपये में गेहूं खरीद के 2500-2600 में एक्सपोर्ट कर दिया। तो पहले तो उस पर बैन लगाया गया, सरकार ने पहले अलाउ कर दिया एक्सपोर्ट, फिर उसको 6 मई के बाद बैन किया। जब बैन किया तो वो यूएई के रास्ते के द्वारा उसमें ये एक शर्त लगी थी कि जो पहले के जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, जो एलओसीज पहले के साइन हैं 6 मई से पहले के, उनमें वो का अलाउ नहीं होगा। उससे पहले के जो बाद के जो साइन हैं उसी में वो एक्सपोर्ट बंद रखेंगे। तो लोगों ने पुरानी डेटों के एलसीज खोल दिए, लेटर ऑफ क्रेडिट्स खोल दिए और यूएई के द्वारा, दुबई के रास्ते के द्वारा यूरोप में माल बेचने लग गए। उस पर फिर सरकार ने यूएई की सरकार से रिक्वेस्ट की, अपनी इंडिया की सरकार ने, हमारे भारत की सरकार ने, कि यूएई से भी एक्सपोर्ट जो है उसी डेट से जो है वो बैन जब जिस डेट से किया था उस डेट से रोक दिया जाए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो स्टॉक है वो राइस का तो 55 लाख मेट्रिक टन था हमारे पास, बट वीट का घट के 27.5 रह गया था। 7.5 का अगर बफर स्टॉक निकाल दें तो वीट का हमारे पास, हमारी टारगेट थी 50 से 60 लाख मेट्रिक टन सोर्सिंग की। इनफैक्ट जब सीज़न खुला था अप्रैल में तो ये उम्मीद थी कि 80 से 85-90 लाख मेट्रिक टन जो है
गेहूँ सोर्स किया जाएगा, प्रोक्योर किया जाएगा, और हमारा ओपनिंग स्टॉक 2020-21 में 55 से 52 लाख मीट्रिक टन था। वो घट के 27 रह गया, बिकॉज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में फ्री राशन में अनंतोदय स्कीम में और बाकी स्कीमों में फ्री राशन बांटा गया, उसमें काफ़ी गेहूँ जो है डिप्लीट हो गया। अब चूंकि गेहूं की कमी रह गई, सोर्सिंग कम हुई, इस वजह से सरकार ने उसके निर्यात पे रोक लगाई, और क्योंकि पीडीएस में स्टॉक कम रह गया तो उसको राइस से रिप्लेस किया। 10 स्टेटों में उसको राइस से रिप्लेस किया गया कि जहां जहां 10 स्टेटों में रिक्वायरमेंट गेहूं की फ्री राशन की है, उसकी जगह चावल, मोटा चावल, अनाज दे दिया जाए। तो अब यूक्रेन में जब रशिया की वॉर हुई तो यूक्रेन से जाहिर सी बात है कि जब वीट एक्सपोर्ट नहीं होगा या खाद्य पदार्थ या खाद्य का सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा तो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज की वजह से ये रेट बढ़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक खाद को लेके, एक फूड सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। चाइना ने तो लॉकडाउन के दौरान 2 साल में काफ़ी फूड सिक्योरिटी कर ली। उनके पास 18 महीने से लेके 24 महीने तक का राशन, चाहे वो चावल हो, चाहे वो उनके और खाने पीने का सामान हो, उनके पास 2 साल से ज़्यादा की फूड सिक्योरिटी रखी, उनके पास सामान अपना स्टॉक है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हम हर साल फसल की वेट करते हैं, अगर बारिश कम होती है तो फसल का दाम, जो फसल की उपज कम होती है, उपज कम होने से मार्केट के रेट बढ़ते हैं। अब इस साल जो है अक्टूबर नवंबर में जब धान का टाइम आएगा, जब चावल बिकना शुरू होगा, अगर इस बार बारिश कम हुई तो जाहिर सी बात है कि चावल का रेट बढ़ेगा। गेहूं का रेट तो ऑलरेडी जो 24-25 रुपए किलो चक्की का रेट था, आज 30 से 32 रुपए किलो हो गया। मिनिमम 30 रुपए तो छोटे शहरों में भी चक्की का आटा 30 रुपए किलो से कम नहीं है। और आने वाले समय में कहा जाता है कि हीट वेव के चलते प्रोडक्शन में 20% की कमी आएगी इस साल भी, तो गेहूं के दाम अब घटने वाले नहीं है, बढ़ेंगे। हो सकता है अगले साल तक 35-36 रुपए किलो हो जाए। तो यही प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान की है, बाकी देशों की भी है। नीदरलैंड्स में 400 ट्रकों का एक ये वीडियो देखिए। इसमें 400 ट्रकों को 400 ट्रैक्टर्स लेके किसान अपने घरों से निकले और उन्होंने अपनी राजधानी में जाके धरना प्रदर्शन किया। इसी की तरह जर्मनी में, पोलैंड में, इटली में तरह तरह के प्रदर्शन किए गए। इन पोलिश में तो कल एक बहुत बड़ी वॉर्सो में रैली निकाली गई। ये वीडियो 2 में रैली देखिए, ये किस तरह की रैली है। जैसे कि आपने देखा, इसमें पोलिश लैंग्वेज में तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि हम अपने आप को लुटने नहीं देंगे। हमसे जो वहाँ के पॉलिटिकल क्लास है, वहाँ के जो लीडरान हैं, वो हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। हमें हमारा इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है कि हमें लागत का मूल्य भी नहीं मिलता है। इन्फ्लेशन इतना हाई है कि हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। इस क्राइसिस में हमें पॉलिटिशियंस ने या वहाँ की जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। हम उनके ज़रख़रीन गुलाम नहीं हैं। हम लोग किसान हैं। हम अपना लालन पोषण खुद करना जानते हैं, और अगर इस तरीके की नेफेरियस एक्टिविटीज़ अगर देश की जो राजनीति है, देश के राजनीतिक हैं, वो अगर करते रहे तो हम लोगों के पास रॉ मटेरियल और बेसिक नेसेसिटीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी,
और एग्रीकल्चरल सेक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये पोलिश वॉर्सो में कल एक बहुत बड़ी रैली निकली और मैं एक तीसरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये तीसरा वीडियो देखिए। En daar zit achter ongeveer, ik schat, een kilometer of 5, 6. Kijk. Mensen die allemaal staan, hè. Leuk, 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 leuk. Ja. Ja, dit is toch een prachtig gezicht, hè. Mooi dat je. Ach, ach, ach. Even kijken wat de chauffeurs doen. Die nog zo blij zijn. Ah, kijk eens aan. Hele mooi, hele mooi, hele mooi. Kijk. Ja. Het is een hele mooie stoet is dit, jongens. Prachtig. Geweldig, geweldig. Zo min. Ja, beste mensen, het is 8:15 en de boel is nog geblokkeerd aan de andere kant. Dus dit is, eigenlijk is deze kant iets beter, want nou ja, dit komt allemaal Nederland in, zeg maar. En dat andere, dat moest allemaal Nederland uit, dat moest allemaal... इसमें आपने देखा कि सिटीजन्स जो वहाँ के सिटीजन्स और ट्रकर्स हैं डच फार्मर्स के लिए उन्होंने ट्रैफिक को स्लो करके रोड ब्लॉक किए कि हम किसानों के साथ हैं सॉलिडारिटी में। बहुत सारे हाईवेज पे ये स्लो ट्रैफिक मूव किया गया और इसमें मेजॉरिटी जो डच सपोर्ट कर रहे थे फार्मर्स को प्रोटेस्ट में, और जर्मनी और नीदरलैंड्स के फार्मर्स ने वहाँ के हेंसबर्ग राउंड अबाउट को बॉर्डर पे हॉलैंड और जर्मनी का जो राउंड अबाउट है जहाँ से बॉर्डर लगता है हॉलैंड जर्मनी का, वहाँ पे धरना लगा के बॉर्डर सील कर दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि किसान चाहे वो पोलैंड के हों चाहे वो नीदरलैंड के हों, वो एक पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ एक राजनीतिक क्लास के खिलाफ अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, जो सीड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, खाद के प्राइसेस बढ़ गए हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कई बार बताया, एनपीके, सल्फर और मेन्योर के प्राइसेस किस तरीके से बढ़ गए हैं। और फार्म इक्विपमेंट लेने जाइए तो 6 एकड़ ज़मीन पे आपको एक ट्रैक्टर का लोन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर फार्म इक्विपमेंट नहीं होंगे तो किसान काम कैसे करेगा। तो ये एक साजिश है जिसके तहत किसानी को जो है डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। उनके बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं। अब इंडियन आर्मी में आपने देखा किस तरीके से सरकार ने अग्निवीर की स्कीम निकाली कि 4 साल बच्चा काम करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा, 12 लाख रुपए उसको कुल मिलेंगे म्यूचुअल फंड से, अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, 11,70,000 रुपये उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो जो किसान के बच्चे पहले फौज में रह के अपने परिवार पालते थे, अब उनके पास वो एवेन्यू भी खत्म हो गया, तो देश का किसान जाएगा कहाँ। एमएसपी जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का ये मतलब ये होता है कि सबसे कम दाम, तो कोई भी ट्रेडर या कोई भी मार्केट उससे कम दाम में नहीं खरीदेगी। पर हम आम धारणा अगर देखें तो पिछले कई वर्षों से 20, 30, 40 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एमएसपी से कम ही पैसा मिलता है किसान को, मतलब अपनी लागत के मूल्य से भी कम मिलता है। और जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम है, खाद्य नहीं बन रही है। अभी आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में फिर जब क्रॉप का सीजन आएगा तो उस टाइम फिर एनपीके और खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें आप कतारों में देखेंगे। तो ये किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा और किस तरीके से सरकार इस पे वचीबद्ध है, इसके बारे में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एमएसपी पे कमेटी बनाने का अभी तक सरकार ने कोई जो कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी पे के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये एक बात किसानी की है। अब एसकेएम की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि जुलाई के महीने में सब जगह पंचायतें लगेंगी, किसान पंचायतें लगेंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और नेशनल लेवल पे एक बड़ा कैंपेन 31 जुलाई के बाद सरकार के खिलाफ खोला जाएगा। और एमएसपी की डिमांड को लेकर और बाकी बिजली अधिनियम बिल की डिमांड को लेकर, बिजली अधिनियम बिल को रद्द करना था सरकार ने, वो अभी तक रद्द नहीं किया। कॉम्पनसेशन के मुद्दे को लेकर और किसानों के जो हत्या हुई, 5-4 किसानों और मीडिया कर्मी की हत्या हुई, उसके इंसाफ के मुद्दे को लेकर ये सब बातें की जाएंगी। तो दूसरा हमारा टॉपिक आज का ये है कि मोहम्मद जुबैर का जो ऑल्ट न्यूज़ का एक डिस्कशन हम लोग सुनते आ रहे हैं। स्लाइड 1 में देखिए, उनको कल सुबह सीतापुर जेल ले जाया गया, सीतापुर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए सीतापुर ले जाया गया, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली जेल से, तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल में वो एक 295 के केस में, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के केस में 2018 के एक ट्वीट था उनका, किसी पिक्चर का, किसी मूवी का, 1980 की मूवीज़ का एक फोटोग्राफ था, जिसमें किसी ट्विटर अकाउंट के आदमी ने, जिसकी अभी तक
पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस ट्विटर अकाउंट के पीछे आदमी कौन है, क्योंकि वो ट्विटर अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया गया था। तो किसका था वो ट्विटर अकाउंट अभी तक यही क्लियर नहीं है। उसकी कंप्लेंट पे एक एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर के दर्ज पे होने पे दिल्ली पुलिस ने उनको अपने थाने में बुलाया, उनको अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको 1 या 2 दिन की पुलिस रिमांड दी। उस पुलिस रिमांड के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। फिर उन पे एक और केस दर्ज किया गया। आपको याद होगा कि बजरंग मुनि जब यूपी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे तो महंत बजरंग मुनि का एक वीडियो सामने आया था खैराबाद का, जिसमें उनको तमाम बातें एक समुदाय के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया था। ऑल्ट न्यूज़ ने न्यूज़ को फैक्ट चेक किया। यति नरसिम्हानंद और अपूर्वा सिद्धानंद ने जो ये हिंदू महासभाएं लगाई थी, हिंदू महापंचायतें लगाई थी, जिसमें काफ़ी सारी बातें एक स्पेसिफिक समुदाय को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर बड़ी अभद्र भाषा में बातें की गई। हिंदू राष्ट्रवाद की परिभाषा को व्यक्त किया गया। तो उन वीडियोस को जब उन्होंने ऑल्ट न्यूज़ ने फैक्ट चेक करके जब उनको ट्विटर पे डाला तो उसमें काफ़ी खड़कम मचा। यतीश नरसिम्हानंद पे भी एफआईआर हुई, जिनमें उनको बेल लेनी पड़ी। बजरंगी मुनि तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर से अरेस्ट किए गए। उसके बाद उनकी तहकीकात हुई, 3-4 दिन बाद फिर वो कोर्ट से छूट गए। अब यूपी पुलिस ने क्या किया कि जिसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काए और जिसने एक समुदाय के प्रति गालियां निकाली हैं, उसके वीडियोस हैं, उनके खिलाफ जिन्होंने ट्विटर पे वो वीडियो डाला और फैक्ट चेक करके बताया कि ये वो आदमी है जो ऐसे काम कर रहा है, उसी आदमी की जो आदमी खबर दे रहा है इस बात की, उसी के खिलाफ आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काने का और 295 का केस दर्ज कर दिया। तो 1 जून 2022 में एफआईआर नंबर 220 के द्वारा उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी रिमांड में लेने के लिए एक दरखास्त लगाई। वहाँ के जो सीजीएम थे अभिनव श्रीवास्तव, उन्होंने उस पर कल सुबह 10:30 बजे उनको पेश किया गया। सुनवाई हुई तो उन्होंने उनको 8 जुलाई से 14 जुलाई तक पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया। पुलिस ने ये कहा कि उनका एक बेंगलोर में फ़ोन पड़ा है जिससे उन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि उनका जो मोहम्मद जुबैर का कहना था ये ट्वीट मैंने डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ सच्चाई का बयान किया है। मैंने उन लोगों को पर्दाफाश किया है जो सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम पर और अपने आप को हिंदू का मुनि बताते हैं, अपने आप को उनके सेवक बताते हैं और वो तमाम घृणा भरे भाषण देते हैं। तो इसमें तो उन्होंने उनको एक्सपोज किया और खैराबाद पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ केस करके उनको जो है दिल्ली तिहाड़ जेल से रिमांड पे उत्तर प्रदेश लेके गए। फिर उनके खिलाफ ऑर्डर हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी आपकी इंद्राणी मुखर्जी और दूसरे वकील, दूसरे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने उनकी आज एप्लीकेशन गई। वहाँ सीनियर एडवोकेट गुंजावल साहब थे, उन्होंने बताया कि भाई ये आदमी जो है ये एक्सपोज कर रहा है उन लोगों को जो घृणा फैला रहे हैं, जो घृणा भरे भाषण देते हैं, जो हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं। तो उसमें कोर्ट ने सुनवाई करके उनको 5 दिन का रिलीफ दिया है, इंटरिम ऑर्डर दिया है कि उनको रिलीफ दिया जाए। अब वो रिलीफ देने की बात यहाँ तक है, ताज़ा सुनने में यह आया था कि वो सुबह ही उनको, क्योंकि कोर्ट से उन्होंने कहा कि उनको हम गाड़ी से ले जाना चाहते हैं बेंगलोर, तो कोर्ट ने मना किया, अभी गाड़ी कल को पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी से अलाउ नहीं करेंगे, आप ट्रेन से लेके जाइए। तो वो शायद रास्ते में थे या बेंगलोर की तरफ निकल चुके थे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। अब वो इस टाइम कहाँ हैं कहाँ नहीं है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जब पता लग जाएगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है कि उनको छोड़ना जो है वो तय है और इन लोगों को छोड़ना भी चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि उनको इंटरिम। अब दिल्ली वाले केस में, दिल्ली वाले जो मैंने आपको बताया 2018 का ट्वीट है, उसमें क्योंकि वो तिहाड़ में बंद थे तो वो दिल्ली पुलिस में जाके सरेंडर करने को भी उनको कहा गया कि आप दिल्ली पुलिस में जाइए और अपने आप को सरेंडर करिए। ऐसा ही एक केस और आया था रोहित रंजन जी के खिलाफ जी टीवी में। एक राहुल गांधी पे एक वीडियो चलाया गया। उस वीडियो में कहीं वो वायनाड में उनके ऑफिस में जो कुछ लोगों ने कुछ खराब वहाँ पे घुस गए, उन्होंने तोड़ा फोड़ी की, तो उन्होंने कहा कि उनको छोड़ देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, उसे कोई बात नहीं, अगर उनको इतनी घृणा है मेरे खिलाफ तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मेरा ऑफिस तोड़ भी दिया तो मैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहता। और उसको तोड़ मोड़ के कहीं ये बताया गया कि वो जो उदयपुर की घटना हुई जिसमें एक
एक टेलर था कन्हैया लाल तेजी, जिसको दो लोगों ने उसका गला रेत के हत्या कर दी थी। तो बताया गया कि ये वीडियो जो है ये राहुल गांधी जी का डॉक्टरेट वीडियो एएनआई ने किसी ट्रेनी प्रोड्यूसर के थ्रू जी टीवी को सौंपा, तो जी टीवी ने उसकी पुष्टि किए बगैर उसको चला दिया। तो उसी कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी की जो बेंच थी, वेकेशन बेंच, तो उसमें रोहित रंजन जी को, क्योंकि वो वीडियो लगाया गया था, उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी दी थी। सुधीर चौधरी ने जी टीवी से इस्तीफा दे दिया, अपना कोई अपना बिजनेस या अपना मेरा ख्याल चैनल शुरू करने के लिए। तो उसमें फिर नोटिस जो इशू हुआ था उसमें जजेस ने ये फैसला दिया कि ये इंटरिम ऑर्डर है, उसमें रिस्ट्रेंट को छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ में एक एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है उनको नोएडा ऑफिस में उनके बाहर उनको पकड़ने आई, तो यूपी पुलिस ने कुछ और धाराएं लगा के उनको वहां से अरेस्ट कर लिया, छत्तीसगढ़ पुलिस के हवाले नहीं किया और उनकी बेल करवा दी। तो ऐसा कुछ मामला आया, तो फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पे उनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो अभी उस पर उनको रिलीफ मिल गया कि कोई भी रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज जो है वो कोरेसिव स्टेप्स ना ले, उनको अरेस्ट ना करें जब तक तहकीकात चल रही है, एंड उनको कस्टडी में ना लिया जाए। जो एंकरिंग टेलीकास्ट जो 1 जुलाई 2022 को इस वीडियो का हुआ था राहुल गांधी जी के, जिसमें उन्होंने वायनाड केरला के अपने ऑफिस के बारे में वेंडलाइजेशन की बात की थी और उदयपुर का कोई जिक्र नहीं था उसमें। तो और प्ली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी केसेस हैं, बाकी के केसेस हैं, उनको क्लब करके और कॉश कर दिया जाए। हालांकि अभी वो लंबा चलेगा, मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, अब वो मल्टीपल एफआईआर्स जैसे छत्तीसगढ़ में हुई, यूपी में हुई, उनको कैसे इकट्ठा करके और उसको प्री डिटर्मिन्ड या प्री मोटिवेट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्यों किया गया, क्या जान के किया गया या फिर ये गलती से हुआ। तो उनके सीनियर काउंसलर सिद्धार्थ लूथरा वगैरह थे, उन्होंने इस बारे में जरा बहस करके उनको रिलीफ दिलवाया। तो विषय ये है कि जिस तरीके से रोहित रंजन जी को वहाँ पे रिलीफ मिला, मोहम्मद जुबैर साहब को उसी कोर्ट में ये 5 दिन का इंटरिम रिलीफ ऑर्डर हो गया। तो वापस दिल्ली तिहाड़ में आएंगे वो, और दिल्ली में जो कोर्ट में जो उनका केस चल रहा है उनके ऊपर सांप्रदायिकता भड़काने का या रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह भड़काने का या दंगा भड़काने का, वो केस चलता रहेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तरीके से अलग अलग एफआईआर्स में अलग अलग मापदंड कैसे तय किए जाते हैं कि कौन किसको रिलीफ दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो जजेस हैं, इनकी अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, ये अपने अपने जहन से काम करते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं। उनका आंसरेबिलिटी बार को भी है, जो बार एसोसिएशन है जो उनके सामने अपने तथ्य रखती है, केस प्रोड्यूस करती है, सीनियर काउंसिल प्रोड्यूस करते हैं। एक तो उनके प्रति उनका वो है, और एक बार ऑफ द पीपल जो इसको कहते हैं कि देश के नागरिकों के प्रति भी उनकी एक संवेदनशीलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगर किसी केस में एक आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है तो सब केसेस में मिले। ये ना हो कि एक पीआईएल को अब अगर सुप्रीम कोर्ट में 10 कोर्ट्स में डालें तो 10 फैसले आए। तो इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं कोर्ट्स में मामला सहज है। अभी कर्नाटका की जज की बात आई थी कि उनको उनकी 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 पोस्टिंग कर दी गई, कोई फैसला सुना रहे थे वो किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा मैं डरता नहीं हूँ किसी को, जिसको भी करना है मेरी पोस्टिंग कर दे। हालांकि सीनियरिटी लेवल पे उनका प्रमोशन होना था। कितने प्रमोशन ऐसे हाई कोर्टों में रुक जाते हैं। कोलेजियम की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको सरकार पहली बार ठुकरा देती है, फिर दूसरी बार उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, फिर वो तब भी वापस कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम कई बार उस पर एक्शन नहीं ले पाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और हमारे लॉ मेकर्स को मिल के एक सिंक में काम करना चाहिए। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं, वो लेजिस्लेशंस बनाती हैं, लॉ बनाती हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज, एमपीज होते हैं, एमएलसीज, एमएलएज होते हैं स्टेट लेवल पे, और राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज होते हैं। वो उनका काम है एग्जीक्यूशन करना, लॉ जो फ्रेम हुए लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू उनको एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का काम है पब्लिक को और उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को देखना कि वो लॉ सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और पब्लिक को उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी समुदाय को, किसी वर्ग विशेष को या किसी वर्ग के लोगों को
संविधान के प्रति ये तो नहीं है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और कुछ लोगों के लिए लॉ दूसरा है, कुछ लोगों के लिए लॉ दूसरा है। तो एक बहुत बड़ा एक वॉचडॉग और एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बन जाती है कोर्टों की कि जो एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं वो एक वर्ग को फायदा देके दूसरे वर्ग को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो कोर्ट्स को, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट्स हों, उनका दायित्व बनता है कि सबके अधिकारों का, सबके फंडामेंटल राइट्स का, सबकी राइट टू फ्री स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन और राइट टू लिव एंड राइट टू ईट एंड राइट टू वर्क, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं कोर्ट्स उनको प्रोटेक्ट करें, लोगों को सरकार के अधिकारियों द्वारा या सरकारों द्वारा प्रताड़ित होने से बचाए और देश में संविधान की सुरक्षा हो। ये सब बातें इम्पोर्टेंट हैं, तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो आने वाला समय और भी कठिन है। इन्हीं सब बातों को करते हुए मैं आपसे इस प्रोग्राम में विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पे आपसे वार्ता होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।